नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हाउस रेंट अलाउंस की। अब क्या होता है हाउस रेंट अलाउंस? तो ये जो अपने सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो जॉब करते हैं, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोल के रखा है कि आप जितना भी रेंट वगैरह पे करते हो तो उस पर आपको एक एग्जम्पशन देंगे। तो क्या जितना रेंट पे किया पूरे पे एग्जम्पशन मिलेगी? नहीं, पूरे पे नहीं मिलती है। तो अब आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, प्लानिंग है या इवेजन है, या कुछ हम और ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि इस पे हम काफी ज्यादा हद तक टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 1013 है, ये इनकम टैक्स में एग्जम्पशन का सेक्शन होता है कि यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलती है। अब यहाँ पे आप जो भी घर में रहते हो, अगर आप उस पर रेंट पे कर रहे हो तो उसमें आपको एग्जम्पशन मिलेगी। पर इसका क्राइटेरिया क्या है? आपके पास में तीन चीज अपने को देखनी है अगर हम एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं। सबसे पहले कि जो हाउस रेंट अलाउंस अपने फॉर्म 16 के अंदर शो हो रहा है कि कितना अलाउंस हमको मिला हुआ है। दूसरा, हम कितना रेंट पे कर रहे हैं उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, मतलब कि जितना रेंट आपने पे किया है उसमें से 10% ऑफ सैलरी आप माइनस करोगे। तीसरा क्राइटेरिया हम इसमें ये देखते हैं कि अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो जो भी आपकी सैलरी है उसका 40%, और अगर मेट्रो सिटी मतलब कि कलकत्ता, मद्रास, आपका बॉम्बे और दिल्ली, अगर ये मेट्रो सिटी में तो 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? सैलरी मतलब सैलरी में होता है बेसिक प्लस आपका डियरनेस अलाउंस, और कोई भी अगर कमीशन हो गया अपना, जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर बेस्ड कमीशन हो गया, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करके रखा हुआ है, तो उसको अपन सैलरी बोलते हैं। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए बात करते हैं कि देखो, जब आप फॉर्म 16 खोलते हो तो वहां पे आपका कुछ इस तरीके से एनेक्जर आता है। लाइक जैसे बेसिक आ गया, हाउस रेंट अलाउंस आ गया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, लीव ट्रेवल अलाउंस आ गया, प्रोफेशनल अलाउंस आ गया, परफॉर्मेंस बोनस आ गया। तो इस तरीके से हमारी एक शीट होती है। हाँ, इनमें है अपनी, इनकी 26 लाख की सैलरी है, आपकी शायद कम की होगी। ठीक है, मेहनत करो, ज्यादा की भी हो जाएगी। तो अब बेसिक मुद्दे पे हम आते हैं कि अब जो यहाँ पे हमें तीन क्राइटेरिया कैलकुलेट करने हैं कि सबसे पहले तो जो हाउस रेंट अलाउंस हमें रिसीव हुआ है, तो जो आपके फॉर्म 16 में जो शीट अगर आप देखोगे, जो डिटेल एनेक्जर देखोगे, तो उसमें 3,42,000 रुपीज का हमें क्या हुआ है? हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया कि जो 3,42,000 रुपीज का हाउस रेंट अलाउंस हमें यहाँ पे रिसीव हो गया है। अब दूसरे में हम ये देखेंगे कि हम एक्चुअल में कितना रेंट पे कर रहे हैं, मतलब कि हम जहाँ पे भी रह रहे हैं वहां पे हम लैंडलॉर्ड को एक्चुअल में कितना रेंट पे करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2,40,000 रुपए का हमने यहाँ पे रेंट पे करके रखा है। पर जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे, जो क्राइटेरिया बी हम कैलकुलेट करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं कि जो यहाँ पे एक्चुअल में रेंट पे करा है उसमें से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। जो बेसिक सैलरी है ना उसका 10%। यहाँ पे देख लो फॉर्मूले में यहाँ पे अलग से शो हो रहा है कि जो यहाँ पे जितना एक्चुअल में रेंट पे करा है उसमें से हम माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब थर्ड क्राइटेरिया में क्या है कि हम नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। अगर नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 40% ऑफ सैलरी। तो जो ये बेसिक सैलरी है इसका अगर हम 40% करते हैं तो ये आ जाता है। अगर मान लो हम मेट्रो में रह रहे होते हैं, मेट्रो मतलब दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तो यहाँ पे ये 50% हो जाता। तो ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, ए, बी और सी। अब इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा, तो कौन सा आ रहा है? हमारा बी वाला पार्ट कम, सबसे कम आ रहा है, मतलब 1,74,500। तो इतना हमें हाउस रेंट अलाउंस में एक्चुअल एग्जम्पशन मिलेगी। कितनी? 1,74,500। मतलब कि क्या हमें पूरी अलाउंस में एग्जम्पशन नहीं मिल रही जो 3,42,000 हमारे फॉर्म 16 में लिखा था? नहीं, ये पूरे क्राइटेरियाज को कंसिडर करने के बाद में इतनी एग्जम्पशन हमें मिलती है। अब सर हमें टैक्स प्लानिंग करनी है, तो अब आप बताइए कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो, ये सबसे पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको एचआरए कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो जो अभी हमने एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन देखा उसमें हमारी बेसिक सैलरी थी 6,55,000, ये रही यहाँ पे 6,55,000। ठीक है, उसके बाद में एचआरए जो था 3,42,000, एक्चुअल रेंट पे कितना था? 2,42,000। ठीक है, ये रहा 2,40,000। तो हमारा जो एग्जम्पशन क्लेम हुई थी वो कितनी हुई थी? 1,74,500। ये यहाँ पे हमारी एग्जम्पशन क्लेम हो रही, मतलब हमारा टैक्सेबल एचआरए कितना बन रहा है? 1,67,500। क्या हम इसको भी बचा सकते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि अब एक सेम क्राइटेरिया में यहाँ पे एक और क्राइटेरिया रखता हूँ, पर मैंने वहां पे जो 2,40,000 का जो रेंट था ना, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। मतलब कि इसको मैं इंक्रीज करके अगर मान लो एचआरए जो रिसीव हुआ उसके ऊपर लेकर के चले जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2,40,000 की रेंट की जगह अगर मैंने कर दिया 3,60,000 का रेंट, मतलब मैं ज्यादा रेंट पे कर रहा हूँ। ज्यादा रेंट क्यों पे करूंगा सर? जितना रेंट रहेगा उतना ही पे करूंगा। अरे कर लेना यार थोड़ा सा ज्यादा रेंट पे। ठीक है, अगर मैं ज्यादा रेंट पे करता हूँ, कैलकुलेशन पे समझो, ज्यादा इन सब चीजों पे फोकस मत करो।
अगर मैं 3,60,000 का रेंट पे करता हूँ तो अब यहाँ पे जो एग्जम्पशन है मेरी एचआरए की वो कितनी बन रही है, 2,62,000 रुपीज की एग्जम्पशन मेरी एक्चुअल में बन रही है। और जो टैक्सेबल है वो कितना बन रहा है, 80,000। मतलब कि मैं मैक्सिमम अगर मैं ज्यादा रेंट पे करता हूँ, अगर जितना एचआरए मुझे रिसीव हो उससे ज्यादा अगर मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो मेरी जो एग्जम्पशन है वो ज्यादा बनेगी। अब क्या सर मैं 80,000 है ये भी एग्जाम करा सकता हूँ? देखो इसको एग्जाम करवाना मतलब कि अगर कैलकुलेशन पार्ट समझते हैं इसका भी, तो अब इस पे क्या रहता है कि जो बेसिक सैलरी होती है प्लस डीए होता है प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। अगर ये तीनों चीज आपके फॉर्म 16 में सैलरी पार्ट में अगर दिख रही है तो यहाँ पे मेरी 6,50,000 की बेसिक सैलरी होगा और मान लो मैं कमीशन या डी है अगर मेरा 2,05,000 से होता है और मेरा रेंट पे जो मेरा पिछले वाले क्राइटेरिया में 3,60,000 था मैंने उसे बढ़ा करके 4,40,000 कर दिया, मतलब उससे और ज्यादा मैं बढ़ाता हूँ, मतलब मैं एक्चुअल रेंट पे बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, जब जाके जितना अलाउंस मुझे मिल रहा है 3,42,000 का वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। आप इसमें ये क्राइटेरिया समझ सकते हो कि जितना अलाउंस अपने को मिल रहा है उससे ज्यादा अपने को रेंट पे करना है, ठीक है। और अगर हो सके तो जो आपके सैलरी वाला बेसिक सैलरी या डीए है या फिर जो कमीशन है, इन क्राइटेरिया में भी अगर हम उसमें भी अगर ज्यादा से ज्यादा अगर जो है अमाउंट फिल कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन पार्ट, तो हम ज्यादा से ज्यादा एचआरए की एग्जम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। अब अपन एचआरए में कुछ बात और समझते हैं। सबसे पहली बात, एक रूल 26C होता है। अब वो बोल के रखता है कि अगर आपने किसी को रेंट पे करा है और अगर 1 लाख से ज्यादा का आपने पूरे साल में रेंट पे करा है तो उसका नाम, एड्रेस, उसका पैन नंबर, जो भी लैंडलॉर्ड है आपका, वो सब आपको कंपनी में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब दूसरी बात हम ये समझते हैं कि देखो एचआरए की एग्जम्पशन किन लोगों को नहीं मिलती है। सबसे पहले अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हो खुद ही की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, मतलब आप खुद ही ओनर हो उस घर के और आप उसी पे ही अगर एचआरए क्लेम कर रहे हो तो आपको एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। दूसरा, आपने अपने बैंक अकाउंट से जो रेंट पे एक्चुअल करना है वो नहीं किया है, मतलब कि आपने सिर्फ हवा में एक एग्रीमेंट बनवा लिया और एक्चुअल में कोई रेंट वगैरह पे नहीं करा है, तो यहाँ पे भी आपको एचआरए की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब सबसे मेन डाउट ये आता है कि सर क्या जो मेरे पेरेंट्स है मैं उनके घर में रहता हूँ, अब मुझे तो एग्जम्पशन लेनी है क्योंकि मुझे तो टैक्स बचाना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो हाँ, पेरेंट्स के साथ में आप ये कर सकते हो कि अगर आपके फादर के नाम पे हाउस है या फिर आपके मदर के नाम पे हाउस है और आप उनको रेंट पे कर रहे हो, पर रेंट एग्रीमेंट बनाना, उसका एक्चुअल में रेंट पे करना पड़ेगा उनको और वो रेंट उनके पार्ट पे टैक्सेबल रहेगा। यहाँ पे प्लानिंग तब हो सकती है जब आपकी मदर अगर हाउसवाइफ है, वो आईटीआर वगैरह फाइल नहीं करते हैं और आपने उनको रेंट पे करा हुआ है, तो वहां पे उनके पार्ट पे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा और आपको एग्जम्पशन इधर मिल जाएगी। दूसरा, एक केस लो है। अब उसमें क्या हुआ है कि क्या अगर मेरी वाइफ के नाम पे हाउस है, मतलब घर मेरी वाइफ के नाम पे है और दोनों वाइफ और जो स्पाउस है दोनों साथ में रहते हैं, तो वहां पे भी उसमें भी क्या एग्जम्पशन मिलेगी? तो एक केस लो है उसमें से कि एग्जम्पशन को डिसअलाउ कर दिया था। आप देख सकते हो एक लिटिगेशन का मैटर रहेगा, पर हाँ केस लो के अकॉर्डिंग इस एग्जम्पशन को डिसअलाउ कर दिया था। अब इसमें एक सेक्शन होता है 194 IB करके, टीडीएस डिडक्ट करने का सेक्शन होता है। तो ध्यान रखना जो भी रेंट पे कर रहे हो ना वो करना 6 लाख के अंदर अंदर, मतलब उसमें वो सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी को 50,000 से ऊपर का रेंट पे करा महीने का तो आपको 5% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा आपको खुद को। तो अगर आपको इस लाइबिलिटी से बचना है कि यार मुझे कोई टीडीएस वगैरह डिडक्ट नहीं करना है तो या तो ऐसा घर ढूंढो जहाँ पे कि आपका 6 लाख से कम का मतलब कि पूरा साल का किराया आ रहा हो, जो रेंट है वो 6 लाख से कम का आ रहा हो, या फिर अगर आप मान लो पेरेंट्स वगैरह को दे रहे हो तो फिर इस चीज का ध्यान रखना कि 6 लाख से कम का ही रेंट आप जो एग्रीमेंट वगैरह बनवा रहे हो वो रखना, ताकि आपको टीडीएस वगैरह डिडक्ट करने की आपके ऊपर कंप्लायंस पार्ट नहीं आए। अब अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू, धन्यवाद।